हेलो। द रिएक्ट कोर्स के 6 क्लास में खुश आमदीद। जैसे कि हमने काफ़ी रिएक्ट और JSX को समझ लिया है, तो अब ये बेहतरीन टाइम है कि अब हम रिएक्ट के कंपोनेंट को सीखें। तो रिएक्ट में बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट का टाइप है वो है फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट सबसे इजी तरीका है कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम जब क्रिएट करेंगे जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट की ज़रूरत हो, जैसे हमें अपनी स्टेट मैनेजमेंट वगैरह करनी हो। लेकिन अगर हमें जस्ट कुछ टाइप करके प्रिंट करवाना हो या कुछ व्यू शो करवाना हो, कुछ रेंडर करवाना हो, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ। इससे पहले कि हम कोई कंपोनेंट वगैरह बनाएं, तो सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन में कुछ हमारी फाइल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, तो उनको हम क्लीन कर देते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। तो सबसे पहला जो फाइल है app.css, इसकी हमें अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। दूसरा जो फाइल हमें डिलीट करना है वो है logo.svg, तो यहाँ से मैं logo.svg को डिलीट कर देता हूँ। और अब आप एक फाइनल काम ये करें कि जैसे हमने logo.svg को डिलीट किया, तो ये फाइल कहीं ना कहीं रेफरेंस और या फिर यूज़ हो रहा होगा, तो हम वहाँ से उसका रेफरेंस भी डिलीट कर देते हैं। तो चलिए app.js में जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगो यहाँ से रेफरेंस हुआ है। हम इसे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और app.css को भी डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारे app.js में कुछ पुराना कोड हमारे पिछली क्लास से लिखा हुआ आ रहा है, तो हम ये सब अभी क्लीन करके बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और ज़ीरो से ही अपना कंपोनेंट बनाते हैं। तो मैं यहाँ से इन सब को सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। रिएक्ट में कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको चाहिए वो है रिएक्ट का इंपोर्ट स्टेटमेंट। जब भी आप रिएक्ट का कंपोनेंट बनाएं, तो ये हमेशा याद रखें कि रिएक्ट को ज़रूर इंपोर्ट करें अपने फर्स्ट लाइन में, वरना ये आपको बाद में एरर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट आप लिखें एक्सपोर्ट का, जो कि हमारा लास्ट लाइन होगा, लेकिन हम अभी लिख देते हैं ताकि आपको समझाने के लिए। तो मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, पहला लाइन हमने रिएक्ट इंपोर्ट किया ताकि हमारे एप्लीकेशन को पता चले कि ये कंपोनेंट हमारे रिएक्ट का कंपोनेंट है और हमें कोई एरर शो ना करे। और जो दूसरा स्टेटमेंट हमने एक्सपोर्ट का लिखा है, ये लास्ट लाइन स्टेटमेंट है, लेकिन ये बता रहा है कि हमने ये एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें जो भी हम कोड लिखेंगे वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ताकि हम किसी और फाइल में अपने इस app.js के कोड को इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो अब इसके बीच में हम अपना सारा कोड ऐप का लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने ऐप का कंपोनेंट बनाएंगे जो कि फंक्शनल बेस्ड होगा। तो मैं टाइप करता हूँ const ऐप, और मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैं एक div में प्रिंट कर देता हूँ, div hello react। ये एक मेरा कंपोनेंट बेसिक सा सिंपल सा कंपोनेंट बन चुका है। ये हमारा ES6 का एरो बेस्ड फंक्शन है। एरो फंक्शन लिखने में ज़्यादा इजी और ज़्यादा शॉर्ट में होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्टैंडर्ड फंक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ फंक्शन ऐप रिटर्न div hello react। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन एरो फंक्शन ज़्यादा शॉर्ट है और ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप हमेशा एरो फंक्शन यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपना ये वाला फंक्शन रिमूव कर देते हैं। आप चाहें तो इसी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ES6 का एरो फंक्शन से ही काम करेंगे ताकि आपको इसकी समझ भी आती रहे टाइम टू टाइम।
क्योंकि कोई भी चीज़ आप बार बार करते रहें तो आप उसको ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं। फंक्शन कंपोनेंट हमने इस तरह बनाया, अगर मैं चाहूँ तो इसको ईजिली यहाँ से रिटर्न भी कर सकता हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रिटर्न करके हम यहाँ से इसको ब्रैकेट देके इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भी हम कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड या सिंगल JSX सिंगल लाइन में लिखेंगे तो हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब हम रिमूव कर देते हैं। तो एरो फंक्शन में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली इसे रिटर्न कर देता है जो भी इस एरो के सामने एक लाइन में लिखा जाए। लेकिन अगर हमें मल्टीपल लाइन ऑफ HTML लिखना हो, जैसे div के अंदर पैराग्राफ H1, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि आप मल्टीपल लाइन HTML को पैरेंथेसिस में डाल दें। मैंने यहाँ से इनको पैरेंथेसिस में डाल दिया और इसको नेक्स्ट लाइन पर एंटर कर दिया। ठीक है, ये है हमारे मल्टीपल लाइन लिखने का तरीका। अगर आप सिंगल लाइन में लिखेंगे तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको मल्टीपल लाइन ऑफ HTML लिखना है तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत है। लेकिन याद रहे, पेरेंट एलिमेंट हमेशा एक ही होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ से div लिखा, आप div के बाहर उसका सिबलिंग आप एक और div नहीं दे सकते, इसलिए आपको पेरेंट हमेशा एक ही रखना होगा। तो अब हम इसमें कुछ और भी टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक हेडिंग देना है, तो मैंने H1 दिया, माई फर्स्ट रिएक्ट कंपोनेंट, मैंने इसको हेडिंग दे दिया और इसको मैं यहाँ से ब्रेक भी लगा देता हूँ ताकि हेलो रिएक्ट और नीचे आ जाए और ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये था हमारा कंपोनेंट लिखने का तरीका। आपको ये समझ आ चुका होगा। जब भी हम कोई बिल्कुल ही इजी कंपोनेंट अगर क्रिएट करना चाहें, सिर्फ हमें कुछ अपने ब्राउज़र पर प्रिंट करना है और कुछ शो करवाना है या कोई भी प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हमें वैल्यू आए उसको शो करना है, तो आप सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट के ज़रिए उसे टाइप करें। अब हम एक और काम करते हैं कि ये जैसे हेलो रिएक्ट का मैसेज है, तो हम एक और काम करते हैं कि इसको भी कंपोनेंट बना देते हैं। वैसे इतना तो ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा टेक्स्ट है, लेकिन हम इसको भी एक ग्रीटिंग का मैसेज, जैसे ग्रीटिंग का मैसेज कंपोनेंट इसको बना देंगे, ग्रीटिंग कंपोनेंट। ठीक है, ताकि आपको और क्लियर होता जाए कि कंपोनेंट किस तरह बनाए जाते हैं। आप चाहें तो छोटे से छोटे की चीज़ को भी आप कंपोनेंट बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और काम करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया और उसको नाम दिया कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ जो कि हमारे ग्रीटिंग मैसेज का फाइल होगा, हेलो रिएक्ट। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ greetings.js। ठीक है, अब कंपोनेंट बनाने के लिए रूल्स आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले स्टेटमेंट हमें क्या लिखना होगा, वो है रिएक्ट का इंपोर्ट स्टेटमेंट। हमें रिएक्ट ज़रूरी है कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो मैं सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो कि बाद में करनी होती है सबसे एंड में, लेकिन आप कोशिश करें हमेशा पहले ही कर लें तो बहुत इजी रहता है। तो पहले हमने इंपोर्ट किए कुछ जो लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है वो हम इंपोर्ट करेंगे और फिर एंड में हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने इस फाइल को, अपने इस ग्रीटिंग के कंपोनेंट को। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ग्रीटिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर बीच में अपना कंपोनेंट बनाएंगे ग्रीटिंग्स का। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करूँगा, जो कि एक सिंपल मुझे मैसेज शो करवाना है, मुझे कोई स्टेट सेव नहीं करवाना, कोई वैल्यू सेव नहीं करवाना। तो मैं सिंपल यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करूँगा। तो मुझे क्या शो करवाना है, मुझे जस्ट ये हेलो रिएक्ट शो करवाना है कंपोनेंट में। ठीक है, फिर वो कंपोनेंट हम यहाँ पर इम्पोर्ट करके सेम ऐसे ही शो करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाता हूँ कॉन्स्ट और इसका नाम देता हूँ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स नाम मैंने खुद दिया हुआ है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो मैंने ग्रीटिंग्स और मैं यहाँ पे देता हूँ एरो फंक्शन।
ठीक है। और मैं रिटर्न करता हूँ क्या, हेलो रिएक्ट। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और मैं इसको डिव में कर देता हूँ और मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ग्रीटिंग्स का कंपोनेंट बन चुका है। तो मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा समझा दूँ। इंपोर्ट हमने यहाँ पे रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और यहाँ पर हमने ग्रीटिंग का कंपोनेंट बनाया है और एंड में हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ग्रीटिंग्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी और फाइल में ग्रीटिंग को इंपोर्ट करें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट ग्रीटिंग्स फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है इंपोर्ट ग्रीटिंग्स। तो जो भी कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम वही नाम दें जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको ग्रीट भी कर सकता हूँ या कुछ भी ऐसे, बल्कि नेम ही भी, मैं कुछ भी नेम से भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही नाम दें, ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट पर है, ठीक है। और अगर इसमें एक्सपोर्ट के दो ऑप्शन हैं, एक एक्सपोर्ट होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक ऑप्शन होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट वही नाम देना पड़ेगा जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में। जैसे अगर हमने ग्रीटिंग की मिसाल लेते हैं, अगर हमने ग्रीटिंग को एज ए नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हमें ज़रूरी है कि हम वही नाम दें, ठीक है। लेकिन हमने इसे एज ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हमें ज़रूरी नहीं है हम कुछ भी नाम दें, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप वही नाम दें, ठीक है। इसमें रेफरेंस के लिए काफ़ी आसानी रहेगा। तो यहाँ से हम अपना ये बना चुके हैं और यहाँ पे app.js, तो हम अपना ये ग्रीटिंग्स का हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पर ग्रीटिंग के कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है। ये हमने ग्रीटिंग्स का ऑब्जेक्ट बनाया या फिर आपको कंपोनेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो ऐसे यहाँ से यहाँ पे जो हमने ये हेलो रिएक्ट हमने रिटर्न करवाया था इस फंक्शन के ज़रिए, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया कि किस तरह कोई एरर दे रहा है या नहीं दे रहा, काम हो रहा है हमारा या नहीं हो रहा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारी सर्विस सही चल रही है नहीं चल रही। फाइल सेव ऑल npm run स्टार्ट, ठीक है, ग्रेट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हेडिंग आ चुका है और जो ग्रीटिंग का मैसेज हमने कंपोनेंट बनाया था वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। एक बात याद रखिए, फंक्शन में जब भी आप कोई भी वैलिड JSX रिटर्न करेंगे तो वो हमेशा रिएक्ट के लिए वैलिड ही रहेगा, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ और अगर यहाँ पे रिटर्न करें तो रिएक्ट हमें एरर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप फंक्शन कोई सा भी बनाएं, चाहे आप स्टैंडर्ड फंक्शन बनाएं या तो आप एरो फंक्शन बनाएं, लेकिन ज़रूरी है कि आप हमेशा वैलिड JSX रिटर्न करवाएं, ठीक है, वरना आपको रिएक्ट एरर दे देगा। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं पहले वैसे दे चुका हूँ प्रॉप्स पर, मज़ीद आपको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितना कोई भी चीज़ हम बार बार उसको समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में सेव होता जाएगा, फिर हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मैं फिर से आपको प्रॉप्स का एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ये ग्रीटिंग्स है, हम चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के ज़रिए हम ग्रीटिंग्स में मैसेज ट्रांसफ़र करें और वही मैसेज शो हो। जैसे हम चाहते हैं हेलो रिएक्ट की जगह हेलो कुछ भी यहाँ पे शो, जो हम यहाँ से अपने एप्लीकेशन के ज़रिए यहाँ से हम पास करवाएंगे, जो भी मैसेज हम पास करवाएंगे वही हमारे ग्रीटिंग में शो हो, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होता है प्रॉप्स। प्रॉप्स होता क्या है? प्रॉप्स शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज़ का। जैसे HTML के एलिमेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं क्या? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे हमने इसको ID दिया, क्लास दिया, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स है। तो प्रॉप्स भी सेम एट्रीब्यूट की तरह ही वर्क करता है। एट्रीब्यूट से क्या है कि हम अपने HTML एलिमेंट को डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह रिएक्ट करें, आपकी फंक्शनैलिटी किस तरह होगी, ठीक है। तो इसी तरह हम ग्रीटिंग्स में प्रॉपर्टीज़ पास करते हैं, तो हम उसे बताते हैं कि आपको क्या मैसेज या आपको किस तरह अपने आप को रेंडर करना है,
तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पैरामीटर देता हूँ प्रॉप्स की, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इस प्रॉप्स के ज़रिए हम जो भी वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हेलो रिएक्ट की जगह हम हेलो कुछ भी दे दें, ठीक है। तो उसके तरीका ये है कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम, हम जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पास करेंगे उसका जो नाम होगा वो है नेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं नेम इज इक्वल टू, अब हम इसमें पास क्या करेंगे, इसमें मैं कुछ भी पास कर लो, अपना नाम पास कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो हेलो ज़ुहैब, ठीक है। हमने यहाँ से इसको प्रॉपर्टी दिया, प्रॉपर्टीज़ का नाम हमने क्या रखा था ये याद रहे, नेम रखा था और ज़ुहैब पास किया था। तो वही सेम प्रॉपर्टीज़ का नाम हमने जो नेम रखा था, तो नेम ये रहा, प्रॉप्स डॉट नेम, हमने वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देख सकते हैं हेलो ज़ुहैब हमारे पास प्रिंट हो गया है, या फिर रेंडर हो गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक फंक्शनल कंपोनेंट किस तरह बनाया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को किस तरह यूज़ किया जाता है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्लास कंपोनेंट की तरह, और मज़ीद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट किस तरह बनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास कंपोनेंट की तरफ। क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम कंपोनेंट की लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरी के साथ ही हमें आता है। उसके लिए आप यहाँ पर रिएक्ट के सामने कॉमा और कर्ली ब्रैकेट्स दे दें। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कर्ली ब्रैकेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स हम नेम लाइब्रेरी या नेम एक्सपोर्ट्स लाइब्रेरी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट हमने किया है तो वो एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट लाइब्रेरी है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। और अपने इस ऐप को अब हम कन्वर्ट करेंगे क्लास कंपोनेंट में। क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से कॉन्स्ट हटा के इसको क्लास दे देते हैं, और फिर हम इसको एक्सटेंड्स करेंगे कंपोनेंट के साथ, जिसको हमने अभी इंपोर्ट किया था, और कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे देंगे। ऐप को हमने एक्सटेंड किया कंपोनेंट के ज़रिए, ताकि कंपोनेंट के जो जो फीचर्स हैं वो ऐप में यूज़ हो सकें। अब ऐप क्या है, कंपोनेंट का चाइल्ड है, या फिर हमने ऐप को कंपोनेंट से इनहेरिट किया। आपने इनहेरिट तो पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम इनहेरिटेंस का काम कर रहे हैं। तो ऐप जो है वो कंपोनेंट का एक एक्सटेंशन कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज़ है तो आपको ये मालूम होगा कि हम क्लास के ज़रिए कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, जैसे हम इजीली फंक्शन के ज़रिए रिटर्न कर सकते हैं। तो क्लास के ज़रिए कुछ रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा। उम्मीद है आपके पास सही आंसर होगा, लेकिन इसका सही आंसर मैं भी आपको बता देता हूँ, वो है क्लास में मेथड बनाते हैं। तो क्लास के ज़रिए हम कुछ भी रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, हम मेथड बनाएंगे। तो चलिए हम मेथड बनाते हैं। तो हमने कंपोनेंट की लाइब्रेरी को एक्सटेंड्स किया है, तो कंपोनेंट के लाइब्रेरी के साथ हमें एक मेथड मिलता है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और वो है रेंडर मेथड। जब भी हम अपने JSX को रेंडर करेंगे तो हम रेंडर मेथड ही यूज़ करेंगे, जो कि कंपोनेंट के लाइब्रेरी के साथ हमें मिलता है। तो रेंडर मेथड यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे रेंडर और कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। जैसे कि ये एक मेथड है, तो मेथड से कुछ भी रिटर्न करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ पर रिटर्न टाइप करें। तो चूँकि हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड रिटर्न करेंगे, तो ये भी रूल आपको अब पता चल गया होगा कि मल्टीपल लाइन ऑफ JSX रिटर्न करने के लिए हम देंगे राउंड ब्रेसेस, ठीक है। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, और तमाम जो हमारी JSX की कोड है मैं यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह हम क्लास कंपोनेंट के ज़रिए अपने JSX को रेंडर कर सकते हैं। तो याद रहे कि हम क्लास कंपोनेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बेटर स्टेट मैनेजमेंट वगैरह कर सकें। अब एक और चीज़ जो हमारे पास मिसिंग है वो है प्रॉप्स। जैसे हमने अपने फंक्शन में प्रॉप्स दिया था, ग्रीटिंग्स, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने ये प्रॉप्स दिया था, लेकिन app.js में हमने प्रॉप्स तो नहीं दिया था, लेकिन अब हम यहाँ पर देंगे। तो प्रॉप्स क्लास कंपोनेंट के ज़रिए किस तरह पास किया जाता है तो हम वो भी देखेंगे। सबसे इजी और बेहतर तरीका प्रॉप्स और स्टेट को एक्सेस करने का ये है कि आप प्रॉप्स और स्टेट को क्लास के कंस्ट्रक्टर मेथड में डिफाइन करें। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है ये तो आपको भी मालूम होगा कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और उसमें हम जो भी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू वगैरह देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम डिफाइन हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड को और इसमें प्रॉप्स भी पास करेंगे। और याद रहे कि कंस्ट्रक्टर मेथड का एक और रूल है कि हम कंस्ट्रक्टर के सुपर मेथड को भी कॉल करें। तो यहाँ पर मैं सुपर लिख के प्रॉप्स को भी पास कर देता हूँ। ये हमेशा आप अपने कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर पहले लाइन में ज़रूर दें, बाकी आप नेक्स्ट अपने जो भी इस लाइन के अंदर करेंगे उसके बाद करें। और कंस्ट्रक्टर मेथड हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ताकि हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, कोड कॉन्फ़िगरेशन, अपने कंपोनेंट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर दे सकें डिफ़ॉल्ट, जो कि हम यूज़र को एक्सपोज नहीं करना चाहते एज ए स्टेट। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे अपने इस कंपोनेंट को एक टाइटल भी देना है, डिफ़ॉल्ट टाइटल जो भी होगा। ठीक है, तो मैं इसको टाइटल देता हूँ डिफ़ॉल्ट दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू माई रिएक्ट कंपोनेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइटल मैंने डिफ़ॉल्ट अपने कंस्ट्रक्टर में दिया हुआ है ये हमारे रेंडर मेथड के अंदर हमारे JSX पे रेंडर हो, प्रिंट हो। ठीक है, तो हम इसे कहाँ प्रिंट करेंगे, हम इसे H1 में, क्योंकि ये एक टाइटल है तो टाइटल को मैं H1 में प्रिंट कर देता हूँ। और किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को अपने HTML में देने के लिए आपको इसका भी रूल भी पता होगा। आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन देना है, स्टेटमेंट देना है, तो सबसे पहले क्या यूज़ होगा, वो होगा कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं कॉल करूँगा दिस डॉट टाइटल। तो जो टाइटल हमने अपने कंस्ट्रक्टर में दिया हुआ है वो यहाँ पर H1 में हमारे रेंडर हो जाएगा। तो ये था कुछ हमारे प्रॉप्स, डिफ़ॉल्ट कोड कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़। और अब हम चलते हैं अपने कुछ स्टेट वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए एक आइडिया ये है कि हम अपने इस कंपोनेंट के लिए एक क्लिक काउंटर बनाएंगे। मतलब जितनी बार कोई बटन क्लिक होगा तो वो उसका वैल्यू इंक्रीज़ होता जाए रेंडर में। ठीक है, फ़िलहाल हम ऐसा कोई बटन या इवेंट वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी तक हमने कोई इवेंट सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। अभी हम इतना करेंगे कि सिर्फ अपना वो जो क्लिक काउंटर है वो हम रेंडर करवाएंगे। फिर आगे जाके मैं आपको जब इवेंट्स सिखाऊंगा तो फिर वहाँ पे जाके हम उसको इवेंट्स के ज़रिए इंक्रीज़ भी करते रहेंगे। तो क्लिक काउंटर का स्टेट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू क्लिक काउंटर 0। तो मैंने क्या किया, क्लिक काउंटर का एक स्टेट बनाया जिसका वैल्यू डिफ़ॉल्ट मैंने 0 दिया। मतलब अभी तक कोई बटन हमारा क्लिक नहीं हुआ। जैसे जैसे बटन क्लिक होता रहेगा वैसे वैसे ये इंक्रीज़ होता रहेगा और ये प्रिंट होता रहेगा। और ये हमें प्रिंट कहाँ करना है, तो इसके लिए एक और हम तरीका करते हैं कि एक अपने इस कंपोनेंट के अंदर एक मेथड बनाते हैं और जो भी इस काउंटर का रेंडर एलिमेंट होगा हम वहाँ से उसको रिटर्न करवाते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी वैलिड JSX हम फंक्शन से रिटर्न करें वो हमेशा वैलिड होता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं फंक्शन का नाम देता हूँ रेंडर क्लिक
काउंट और इसको रिटर्न करता हूँ पी का एलिमेंट, जिसमें मैं यहाँ पर इसको देता हूँ आई हैव बीन क्लिक्ड डैश टाइम्स। ठीक है, अब डैश में क्या आएगा, जो जो हम बटन क्लिक करते जाएंगे यहाँ पर वो इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या आएगा, हमारे क्लिक काउंटर का स्टेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स दिस डॉट स्टेट डॉट क्लिक काउंटर। ठीक है, तो इस तरह हमारा जब भी काउंटर इंक्रीज होता जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा और हमारे पेज पर वो इंक्रीज होता जाएगा। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम फंक्शन को भी डायरेक्टली अपने JSX या फिर अपने HTML में कॉल कर सकते हैं। ये तो आपको पहले से पता है, क्योंकि फंक्शन खुद एक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट कॉल करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ दिस डॉट रेंडर क्लिक काउंट। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। तो चलिए चलते हैं, अब इसको रन करके चेक करते हैं। npm रन स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और जो जो हमने चेंजेस किए थे वो भी बगैर किसी एरर के रेंडर हो चुके हैं, जैसे हमने ये मेथड से बनाया था आई हैव बीन क्लिक्ड 0 टाइम्स। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट। और आपको ये मालूम हो चुका होगा कि किस तरह हम फंक्शन के ज़रिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और किस तरह क्लास बेस्ड के ज़रिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा और आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ।